हेलो बेटा। बेटा लोकोमोशन एंड मूवमेंट के ऑलरेडी हम लाइव क्लासेस में कंप्लीट कंसेप्ट कंप्लीट चैप्टर पढ़ चुके हैं। साथ साथ एक लेक्चर में मैंने इसके मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन नीट 2026 के लिए भी करा दिए हैं। टोटल 5 लेक्चर हैं जिसमें कंप्लीट चैप्टर भी है और सारे क्वेश्चंस भी मैंने कराए हैं। अब एक और लेक्चर मैं उस प्लेलिस्ट में ऐड कर रहा हूं। ये जो लेक्चर है, इस लेक्चर में है हिडन लाइंस ऑफ एनसीईआरटी। एनसीईआरटी की वो सब लाइंस जहां से क्वेश्चन बन सकते हैं नीट 2026 में, और बच्चे अक्सर उन लाइंस को इग्नोर कर देते हैं। तो उन लाइंस पे भी आपको ध्यान देना है। इस वीडियो को आप देखना। अगर आपको वो सब लाइंस आती हैं तो आप अपने मन में मान सकते हो, बिलीव कर सकते हो अपने आप पे कि ये चैप्टर आपको आता है। लेकिन उनमें से एक भी लाइन ऐसी है जो आपको लगे कि नहीं यार ये तो मैंने मिस कर दी थी, सर ने आज बताई है, आज मुझे पता चली है, तो मतलब आपको इस वीडियो को साथ साथ पूरे चैप्टर को रिवाइज करने की जरूरत है। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं। हिडन लाइंस ऑफ लोकोमोशन एंड मूवमेंट। तो चैप्टर एकदम बेसिक से चैप्टर में सारा पढ़ा चुका हूं, तो इस वीडियो में सिर्फ हम हिडन लाइंस डिस्कस करेंगे, पूरा चैप्टर डिस्कस नहीं करेंगे। ऑलरेडी सारी वीडियोस मेरी प्लेलिस्ट में अपलोडेड है। प्लेलिस्ट में लोकोमोशन एंड मूवमेंट पे जाओगे, लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3, लेक्चर 4, फिर लेक्चर 5 में लिखा है मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, और 6 वीडियो ये अपलोड कर दूंगा हिडन लाइंस। तो हम स्टार्ट करते हैं हिडन लाइंस ऑफ लोकोमोशन एंड मूवमेंट, जिससे सबसे पहले पैराग्राफ से एक क्वेश्चन बन जाता है। Streaming of protoplasm in the unicellular organisms like amoeba is a simple form of movement। तो अमीबा जैसे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में स्ट्रीमिंग ऑफ प्रोटोप्लाज्म इज दी सिंपल फॉर्म ऑफ मूवमेंट। तो ये एक लाइन है। अक्सर बच्चे फर्स्ट पैराग्राफ को, फर्स्ट पेज को इग्नोर कर देते हैं, जिससे वो परेशान हो जाते हैं। उससे अगर कोई क्वेश्चन आ जाए तो उन्हें लगता है भैया ये तो एनसीईआरटी में था ही नहीं, कहां से आ गया। तो इन लाइंस को आपको इग्नोर नहीं करना है, ध्यान देना है। ठीक है, तो एक लाइन इस पेज पे ये आती है जो हिडन लाइंस में है। इसके बाद जो एक लाइन आती है वो ये आती है। In paramecium, cilia helps in the movement of food through cytopharynx and in locomotion as well। मैं ऑलरेडी इस सब कंसेप्ट को एक्सप्लेन कर चुका हूं अपनी वीडियोस में। यूट्यूब लाइव क्लासेस में हमने प्रॉपर ये चैप्टर पढ़ा था, बहुत सारे बच्चों ने ज्वाइन किया था। टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है सारी चीजें। ठीक है, अब ये जो लाइन है साइटोफेरिंग्स का कंसेप्ट मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया था। पैरामीशियम में साइटोफेरिंग्स होता है, वहां से खाना अंदर जाता है। ठीक है, और पैरामीशियम में सीलिया के थ्रू ये सब होता है। साथ साथ हाइड्रा, हाइड्रा जो है वो एनिमल किंगडम का मेंबर है। एनिमल किंगडम में किस फाइलम का? सीलेंट्रेटा का। हाइड्रा कैन यूज इट्स टेंटिकल्स फॉर कैप्चरिंग इट्स प्रे एंड आल्सो यूज देम फॉर लोकोमोशन। तो इस पेज से ये 2-3 लाइनें जो हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स बन जाती हैं और क्वेश्चन बन जाते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट और इनकरेक्ट। तो ऐसे क्वेश्चन इस पेज से बन जाते हैं। ठीक है, इस पेज पे एज सच और कोई हिडन लाइन नहीं है जो मिस हुई हो बच्चों से, ऐसा मुझे लगता है। ठीक है, और जिसने लेक्चर मेरे देखे होंगे यूट्यूब लाइव क्लास पे जो मैंने अपलोड कर रखे हैं, उसमें मैं एनसीईआरटी लाइन टू लाइन सब कुछ पढ़ाता हूं। तो ये वीडियो मतलब ये जो पॉइंट्स हैं ये तो उसमें ऑलरेडी अच्छे से एक्सप्लेन्ड है। ओके, हम आगे पढ़ते हैं। सम स्पेशलाइज्ड सेल्स इन आवर बॉडी लाइक मैक्रोफेजेस एंड ल्यूकोसाइट्स इन ब्लड एग्जिबिट अमीबॉइड मूवमेंट। हमारी बॉडी में जो WBCs है, मैक्रोफेजेस और आल्सो WBCs, ये अमीबॉइड मूवमेंट शो करते हैं। क्वेश्चन आ सकता है विच ऑफ द फॉलोइंग शो अमीबॉइड मूवमेंट, ऐसे क्वेश्चन मैंने कराए भी हैं। ओके, इसके साथ साथ इंपॉर्टेंट लाइन हिडन लाइन में cytoskeletal elements like microfilaments are also involved in amoeboid movement। ये जो स्टेटमेंट है ये स्टेटमेंट सेल वाले चैप्टर से कनेक्टेड है। जब दो चैप्टर्स का इंटरकनेक्शन बनता है वो क्वेश्चन ज्यादा तकलीफ देते हैं, तो उन क्वेश्चंस पे आपको ज्यादा ध्यान देना है। तो ये जो स्टेटमेंट है ये सेल और लोकोमोशन 2 चैप्टर्स को कनेक्ट कर रही है। तो ऐसी स्टेटमेंट ज्यादा कंफ्यूज कर सकती है एग्जाम में, तो इन पे स्पेशल ध्यान दीजिएगा। इसके बाद सीलियरी मूवमेंट में एज सच कोई बहुत हिडन लाइन मुझे फील नहीं होती है। हम आगे बढ़ेंगे। जो आपको इसके बाद लाइन कोई परेशान करेगी, जिसके बारे में आपको लगेगा कि ये कहां से आ गया, वो लाइन बेटा ये है पॉरीफेरा की। मेंटेनेंस ऑफ वाटर करंट इन द कैनाल सिस्टम ऑफ स्पॉन्जेस एंड लोकोमोशन ऑफ प्रोटिस्ट। तो फ्लैजेलर मूवमेंट जो है वो
स्पॉन्जेस का जो वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है, कैनाल सिस्टम होता है, उसमें भी मेंटेनेंस का काम करती है। तो क्वानोसाइट्स में फ्लैजिलर, क्वानोसाइट्स के पास वहां आसपास फ्लैजिला होते हैं। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, कनेक्टिंग लिंक बना रहा है ये स्टेटमेंट जो है, वो लोकोमोशन एंड मूवमेंट और एनिमल किंगडम को कनेक्ट कर रही है, दो चैप्टर्स के बीच की एक लाइन है, दोनों चैप्टर्स का लिंक है। ऐसे क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, तो इन चीजों पे ध्यान देना, ठीक है। तो ये भी एक हिडन लाइन है। इसके बाद इस पेज पे सारी चीजें सिंपल सिंपल हैं, स्केलेटल मसल, स्मूथ मसल, ये सब तो बच्चे पढ़ते ही हैं, 9th में भी आता है, फिर 11th में स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन में भी इसे पढ़ना चाहिए, डिलीटेड है लेकिन ये एक जरूरी बेसिक्स है, तो ये मैं पढ़ाता हूं, ये पढ़ने चाहिए, ठीक है। इसके बाद जो हिडन लाइन में क्वेश्चन बनता है बेटा, वो बनता है एक स्टेटमेंट यहां से जो बच्चों को परेशान करने के लिए यूज की जाती है कि ईच मायोफिब्रिल हैज अल्टरनेट डार्क एंड लाइट बैंड। ये तो सिंपल है। दिस वन, muscle fiber is the presence of a large number of parallelly arranged filaments in the sarcoplasm called myofilaments or myofibril। तो सार्कोप्लाज्म मतलब थोड़ा सा कंसेप्ट डेप्थ में जाना पड़ेगा कि भाई एग्जैक्टली मायोफिलामेंट या मायोफिब्रिल जो होते हैं वो पैरेलली अरेंज फिलामेंट है, कहां पे है, सार्कोप्लाज्म में है, और कितने हैं, बहुत सारे हैं। लार्ज नंबर को चेंज कर दिया, फ्यू नंबर कर दिया, ऐसी स्टेटमेंट कंफ्यूज करती हैं एग्जाम में, उससे आपको दिक्कत आ सकती है और क्वेश्चन गलत हो सकता है। तो इन चीजों पे आपको ध्यान देना है, ओके। इसके बाद जो स्टेटमेंट है जो बच्चा अक्सर कंफ्यूज भी हो जाता है, वो स्टेटमेंट मैं एक्सप्लेन भी कर देता हूं। बोथ द प्रोटीन्स आर अरेंज एज रॉड लाइक स्ट्रक्चर पैरेलल टू ईच अदर एंड आल्सो टू द लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस ऑफ द मायोफिब्रिल। मतलब बोथ दी प्रोटीन्स पे बात हो रही है एक्टिन और मायोसिन की। एक्टिन और मायोसिन जो हैं वो आपस में पैरेलल अरेंज हैं एंड आल्सो टू द लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस ऑफ द मायोफिब्रिल। ये मायोफिब्रिल है, यही एक्टिन की एक्सिस है, यही मायोसिन की, तो तीनों एक दूसरे से पैरेलली अरेंज है, ठीक है। तो इसलिए बोला एक्टिन और मायोसिन आपस में तो पैरेलल हैं ही, बट साथ साथ एक्टिन और मायोसिन जो है वो मायोफिब्रिल की लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस से भी पैरेलली अरेंज हैं। ये स्टेटमेंट में भी घुमाया जा सकता है बच्चों को, ओके। आगे बढ़ते हैं बेटा। इसके बाद जो एक लाइन यहाँ पे जो डायग्राम में एक्सप्लेन नहीं करते और यहाँ पे लिखी है, द थिक फिलामेंट इन द ए बैंड आर आल्सो हेल्ड टुगेदर इन द मिडल ऑफ दिस बैंड बाय अ थिन फाइब्रस मेम्ब्रेन कॉल्ड एमलाइन। ये क्वेश्चन भी बच्चों को परेशान करने के लिए बनाया जाता है कि एग्जैक्टली जो जो एक्टिन फिलामेंट्स है उन्हें तो जेड लाइन होल्ड कर रही है, लेकिन जो मायोसिन फिलामेंट है उन्हें कौन होल्ड कर रहा है, उन्हें होल्ड कर रही है एम लाइन, और एम लाइन जो है वो थिन फाइब्रस मेम्ब्रेन होती है। ये क्वेश्चन थिन फाइब्रस मेम्ब्रेन, थिक फाइब्रस मेम्ब्रेन, ऐसे उल्टा सीधा करके क्वेश्चन बनाएंगे और आपको परेशान करेंगे, आपको पागल बनाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। इसमें और कोई स्टेटमेंट इतनी ज्यादा जरूरी नहीं है, मतलब जरूरी तो देखो सारी हैं, जरूरी सारी हैं, लेकिन ये जो वीडियो है ये है हिडन लाइंस के कंटेक्स्ट में कि कौन सी ऐसी, मेरे हिसाब से ऐसी कौन सी लाइन है जो बच्चों से मिस हुई होगी और उससे क्वेश्चन बना के उन्हें परेशान किया जा सकता है। इन लाइंस को मैं इस तरह से सोचता हूं कि मैं क्लास में बच्चों से ओरल टेस्ट लेता हूं तो बच्चे कहां फंसते हैं, तो इसलिए ये सब लाइंस मैंने यूज की हैं, ओके। नेक्स्ट जल्दी से आते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन, एक्टिन वाले पैराग्राफ की सेकंड लास्ट लाइन। In the resting state, a subunit of troponin marks the active binding site for myosin on the actin filament। ये कंसेप्ट तो सिंपल है, बस लाइन की लैंग्वेज थोड़ी अजीब सी है, इसलिए कई बार परेशान करती है कि भाई रेस्टिंग स्टेट में ट्रोपोनिन की एक सब यूनिट है जो एक्टिव बाइंडिंग साइट, जो कि मायोसिन का जो एक्टिव बाइंडिंग साइट है उसे मास्क करती है। तो ये लाइन को घुमा फिरा के आपको परेशान किया जा सकता है, ओके। एक क्वेश्चन, एक स्टेटमेंट और जिससे परेशान किया जा सकता है, जस्ट अ मिनट, बोर्ड में जस्ट अ मिनट, हाँ चल गया। फिर जो स्टेटमेंट एक यहां से बनती है कि भाई शॉर्ट आर्म एंड अ टेल, जो ग्लोब्यूलर हेड है वो शॉर्ट आर्म एंड अ टेल को मिला के बोलते हैं, और इन दोनों को मिला के क्रॉस आर्म भी बोलते हैं, जो कि आगे इन्होंने
लिखा होगा इज ऑल्सो नोन एज क्रॉस आर्म। तो इससे भी क्वेश्चन बनाया जा सकता है, शॉर्ट आर्म क्रॉस आर्म, शॉर्ट आर्म एंड टेल फॉर्म क्रॉस आर्म, या क्रॉस आर्म एंड टेल फॉर्म शॉर्ट आर्म, ऐसे आपको कंफ्यूज किया जा सकता है। तो इससे ये एक हिडन कंसेप्ट, हिडन लाइन बनाई जाती है। ठीक है, थोड़ा सा इश्यू आ रहा है, कोई बात नहीं, हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद भैया ये आता है, इससे भी जो क्वेश्चन आपको परेशान करने के लिए बनाएंगे, वर्ड आएगा न्यूरोमस्कुलर जंक्शन ऑल्सो कॉल्ड एज मोटर एंड प्लेट। तो फिर एक और क्वेश्चन बनेगा, तो भैया मोटर यूनिट क्या होती है? मोटर यूनिट होती है मोटर न्यूरॉन प्लस मसल फाइबर। मोटर न्यूरॉन और मसल फाइबर को मिला के मोटर यूनिट बोलते हैं, और जंक्शन को बोलते हैं मस्कुलर, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन और मोटर एंड प्लेट। ठीक है, इसके बाद जो यहां से लाइन आती है, यूटिलाइजिंग द एनर्जी फ्रॉम एटीपी हाइड्रोलिसिस द मायोसिन हेड नाउ बाइंड्स टू द एक्सपोज्ड एक्टिव साइट ऑन एक्टिन टू फॉर्म अ क्रॉस ब्रिज। क्रॉस ब्रिज बनाने के लिए जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट है वो एटीपी हाइड्रोलिसिस से मिलती है। एटीपी का हाइड्रोलिसिस होता है, हाइड्रोलिसिस के बाद मायोसिन हेड जो है वो एक्टिन से बाइंड करता है एंड फॉर्म्स द क्रॉस ब्रिज। अब एक कंसेप्ट जो मैंने कई बार बताया था जिससे क्वेश्चन आता है, वो कंसेप्ट बनता है बेटा यहां पे ये वाला, द मायोसिन रिलीजिंग द एडीपी एंड पीआई गोज बैक टू इट्स रिलैक्स स्टेट। तो मायोसिन जो है वो एडी मतलब एग्जैक्टली इस कंसेप्ट, ये जो 2-3 लाइनें लिखी है इसे मैं समझा रहा हूं फटाफट। एटीपी जब लगता है उसकी एनर्जी से क्रॉस ब्रिज बनता है, एटीपी लगेगा हेड पे, उसकी हाइड्रोलिसिस होगी और उस एनर्जी से क्रॉस ब्रिज बनता है। लेकिन ये क्रॉस ब्रिज टूटेगा कब? जब नया एटीपी आएगा और पुराना एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट निकलेगा और नया एटीपी लगेगा, तो पुराना क्रॉस ब्रिज टूटेगा और उसकी एनर्जी, उसका हाइड्रोलिसिस होगा और उस एनर्जी से दोबारा एक नया क्रॉस ब्रिज बनेगा। तो इस बात को बुद्धि में बिठा लो कि एटीपी जब हाइड्रोलिसिस होगा एटीपी का तो उस एनर्जी से क्रॉस ब्रिज बनेगा, और जब नया एटीपी आएगा तो पुराने क्रॉस ब्रिज को तोड़ेगा और उसकी हाइड्रोलिसिस से एनर्जी मिलेगी, उससे नया क्रॉस ब्रिज बनेगा। ठीक है, तो एटीपी जो है वो क्रॉस ब्रिज को तोड़ता है। ओके, आगे बढ़ते हैं और हिडन लाइंस जल्दी से देख लेते हैं लोकोमोशन एंड मूवमेंट की। यहां पे इस वाले में एज सच कोई हिडन लाइन नहीं होगी। जो स्टेटमेंट आपको कंफ्यूज करनी है, द प्रोसेस कंटिन्यूज टिल द कैल्शियम आयंस आर पम्प्ड बैक टू द सार्कोप्लाज्मिक सिस्टम। यहां से क्वेश्चन बनाया जाता है कि कैल्शियम आयंस जो हैं वो जब सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे वापस आते हैं तो वो एक्टिव प्रोसेस है या पैसिव प्रोसेस है? वो एक एक्टिव प्रोसेस है। सर आपको कैसे पता? देखो मुझे तो पता ही है, लेकिन आप क्वेश्चन पूछोगे कि सर हमें कैसे पता होगा एक्टिव है या पैसिव है? भैया जब भी पंपिंग, पंप ऐसी बात की जाए ना, पंप हमेशा एक्टिव प्रोसेस को बताते हैं। पंप हमेशा एक्टिव, मोटर पंप, पंप हमेशा एक्टिव प्रोसेस रिलेटेड बात करते हैं। तो ये एक अच्छी हिडन लाइन है जिससे क्वेश्चन बन सकता है। ओके, लेट्स मूव ऑन। तो यहां पे कोई और क्वेश्चन, सब कुछ इंपॉर्टेंट है लेकिन कोई हिडन लाइंस एज सच मुझे नहीं दिखती है। ठीक है, जिससे आपको कंफ्यूज किया जाए। इसके बाद बोन एंड कार्टिलेज, ये एक स्टेटमेंट आपको दी जाएगी और आपको कंफ्यूज किया जाएगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट और इनकरेक्ट। स्केलेटल सिस्टम कंसिस्ट ऑफ अ फ्रेमवर्क ऑफ बोन्स एंड अ फ्यू कार्टिलेजेस। उस दिन क्वेश्चन आएगा स्केलेटल सिस्टम कंसिस्ट ऑफ 206 बोन्स एंड मेनी कार्टिलेज, या 200 बोन्स एंड फ्यू कार्टिलेजेस, 206 बोन एंड फ्यू कार्टिलेजेस, ऐसे करके क्वेश्चन आएगा। तो ये फ्यू वर्ड जो है ना, ये भी हिडन लाइन का ही पार्ट है, इंपॉर्टेंट है। ओके, फिर कैल्शियम सॉल्ट, फॉस्फोरस सॉल्ट होता है और कार्टिलेजेस में कॉन्ड्रोइटन सॉल्ट होता है। और एक क्वेश्चन अच्छे जो बन सकते हैं इस डायग्राम से, कहीं से भी एक जो बोन है उसे हटा देंगे और आपसे पूछा जाएगा भैया बताओ पहचानो हड्डी कौन सी है, ये एरो कहां जा रहा है? तो ये मैंने ऑलरेडी क्वेश्चंस में बताया था आपने। ये सारी बोन्स का नाम मैं याद करा चुका हूं। इनसे जो हिडन लाइंस है वो हम जल्दी से देखते हैं। एक डाइकोंडाइलिक स्कल से क्वेश्चन बन जाता है। इसके बाद सर्वाइकल वर्टिब्रा मैमल्स में 7 होती हैं। ये रहा, द नंबर ऑफ सर्वाइकल वर्टिब्रा आर 7 इन ऑलमोस्ट ऑल मैमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स। ये एक इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट बन जाती है। इसके बाद जो एक क्वेश्चन बनता है, ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट बातें, छोटे छोटे वर्ड जहां से परेशान किया जाएगा। जो रिब्स हैं वो थिन फ्लैट बोन होती हैं, जो रिब्स हैं
वो थिन फ्लैट बोन होती है। जो स्टर्नम है वो भी एक फ्लैट बोन होती है, जो स्टर्नम है। ऐसे भी क्वेश्चन आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फ्लैट बोन, तो ऐसे भी परेशान किया जाता है आपको। ओके। इसके बाद जो क्वेश्चन बनाया जाएगा, वर्ड बनाया जाएगा बाइसेफेलिक। बाइसेफेलिक रिब्स जो होती हैं वो बाइसेफेलिक होती हैं, इससे क्वेश्चन बनाया जा सकता है। इसके अलावा ये सब हम पढ़ चुके हैं। फॉल्स रिब्स का दूसरा नाम वर्टिब्रोकॉन्ड्रल रिब्स, ये क्वेश्चन बनाया जा सकता है। इनसे डायरेक्टली हड्डियां याद करने के लिए डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा। और जो अच्छा क्वेश्चन बन सकता है गर्डल से, वो बनाया जाएगा कि भाई ईच हाफ ऑफ द पेक्टोरल गर्डल, नहीं सॉरी, हाँ, स्कैपुला जो है इज अ लार्ज ट्रायंगुलर फ्लैट बोन। स्कैपुला इज अ फ्लैट बोन, तो क्वेश्चन क्या बनेगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फ्लैट बोन। ये क्वेश्चन मैंने करा रखा है, ये क्वेश्चन मैंने कराया है, जो लेक्चर नंबर 5 है प्लेलिस्ट में, उसमें ये क्वेश्चन भी कराया हुआ है। ठीक है। इसके साथ साथ जो क्वेश्चन बनता है इस लाइन से, ये लाइन थोड़ी सी कंफ्यूजिंग है, मिल गई। द डोर्सल फ्लैट ट्राइंगुलर बॉडी ऑफ स्कैपुला, स्कैपुला भी एक फ्लैट ट्राइंगुलर बॉडी है, हैज अ स्लाइटली एलिवेटेड रिज, उसके पास एक एलिवेटेड रिज है जिसका नाम है स्पाइन, और उस स्पाइन से एक प्रोसेस बाहर निकल रहा है विच प्रोजेक्ट्स एज अ फ्लैट एक्सपेंडेड प्रोसेस कॉल्ड द एक्रोमियन। फिर एक्रोमियन से आगे जाके क्लेविकल जुड़ता है। ये जो पूरी लाइन है ये एक अपने आप में एक सेंटेंस है अच्छा, जिससे क्वेश्चन बनता है। ठीक है। इसके बाद ईच क्लेविकल हैज टू कर्वेचर, ये क्वेश्चन बन सकता है बेटा, हर क्लेविकल के पास 2 कर्वेचर होते हैं। और एक इंपॉर्टेंट कि एसिटाबुलम जो कैविटी होती है, एसिटाबुलम कहां गया, चल क्यों नहीं रहा, अब चलेगा। एसिटाबुलम जो कैविटी होती है वो कहां बनती है, वो एग्जैक्टली इलियम, एस्टियम या प्यूबिस, किसकी कैविटी होती है, वो इन तीनों के फ्यूजन पे कैविटी बनती है, मतलब वो बेसिकली तीनों की कैविटी है। इज इट ओके। एक इंपॉर्टेंट जो मैंने क्वेश्चन भी कराया था, प्यूबिक सिम्फाइसिस में कौन सा जॉइंट होता है, एक तरह का फाइब्रस कार्टिलेज होता है प्यूबिक सिम्फाइसिस, जो पेल्विक गर्डल होता है वो वेंट्रली फ्यूज करता है प्यूबिक सिम्फाइसिस। ओके। इसके बाद जल्दी से मेरा टारगेट इस वीडियो से ये है कि आप कम से कम टाइम में एनालाइज कर पाओ, 10 12 15 मिनट की जो भी ये वीडियो होगी, एनालाइज कर पाओ कि आपके चैप्टर अच्छे से आता है, सारी स्टेटमेंट्स जो क्वेश्चन में बोल रहे हो इस चैप्टर के वो सब आपको आते हैं। अगर आते हैं तो बहुत बेहतरीन है, मतलब आप सही राह पे हो, और नहीं आते मतलब आपको चैप्टर रिवाइज की जरूरत है। ठीक है। एक स्टेटमेंट ये बना सकते हैं, जॉइंट एक्ट्स एज अ फुलक्रम, बाकी जॉइंट्स के सिर्फ एग्जांपल्स हैं, वो आपने ऑलरेडी, बच्चा बहुत अच्छे से याद करता है। क्वेश्चन ये भी बन सकता है, फाइब्रस जॉइंट जो है डेंस फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू से। ठीक है। बाकी इससे जो क्वेश्चन बनेंगे डिसऑर्डर से, मायस्थेनिया ग्रेविस एक ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है, कहां पे अटैक होता है, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे। ठीक है। तो अटैक कहां होता है, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि मायस्थेनिया ग्रेविस पे जो हमारी इम्यूनिटी है वो अटैक कहां करती है, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे। ठीक है। और एक आर्थराइटिस में रियूमाटॉइड आर्थराइटिस होता है विच इज एन ऑटोइम्यून डिजीज, ऑटोइम्यून डिजीज, ये क्वेश्चन बनता है। बाकी फिर आ जाती है समरी। समरी में एज सच कोई बहुत हिडन पॉइंट नहीं है, लेकिन एक क्वेश्चन समरी का जो बहुत परेशान कर सकता है, मसल फाइबर इज द एनाटॉमिकल यूनिट ऑफ मसल। मसल फाइबर जो है वो मसल की एनाटॉमिकल यूनिट है। ठीक है। बाकी सब कुछ हम ऑलरेडी कर चुके हैं। थ्योरीज भी जो समरी है उसे भी मिस मत किया करो, ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है और इससे क्वेश्चंस बन जाते हैं। दैट्स ऑल। मैंने इस चैप्टर की सारी हिडन लाइंस कवर करा दी हैं। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होगी, पूरी देखना, और आपकी बहुत ज्यादा हेल्प होने वाली है इन वीडियो से। ऐसे ही मैं जितने चैप्टर्स जो चैप्टर्स कराता रहूंगा यूट्यूब लाइव क्लास में, उसकी प्लेलिस्ट की लास्ट वीडियो में मैं एक हिडन लाइंस की वीडियो डालूंगा, जिससे आप चैप्टर की शॉर्ट समरी और एनालाइजेशन कर पाओगे। ओके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।